स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडलिंग ऑफ साइबर फिजिकल इंजीनियरिंग और साइबर फिजिकल सिस्टम का मॉडलिंग कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। जनरली से पहले हमने डिस्कस किया था कि जो साइबर फिजिकल सिस्टम है वो होता क्या है और किस तरीके से हम उसको मैन्युफैक्चरिंग या डिफरेंट फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम का एप्लीकेशन होता है, बट यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि साइबर फिजिकल सिस्टम एग्जैक्टली हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है। तो अगर हम ब्रॉडर वे में कहें तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, अंडर कंट्रोल होती हैं, और हमारे जो कंट्रोल ऑफ द सिस्टम है उसके ऑर्डर को इंक्रीज़ करने के लिए हम सीपीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो डिपेंडेंसी होती है हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, या जहाँ पे भी हम सीपीएस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं उसमें मैन पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो पावर कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरह से जो हमारी डिपेंडेंसी होती है उसको हम कट कर सकते हैं। हमारा जो पूरा सेक्टर है उसको हम इनलार्ज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पावर को ज़्यादा, हम अपने सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं थ्रू सीपीएस सिस्टम, थ्रू ऑटोमाइजेशन। रियल टाइम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे चेंजेज हो रहे हैं तो हम रियल टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें शट डाउन, मेंटेनेंस, वेटिंग, ये सारा जो टाइम होता है इसको हम मिनिमाइज़ कर पाते हैं। हालांकि ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली ये सेम टाइम लगेगा, बट हम उसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे सिस्टम यूज़ करते हैं जो ऑटो डायग्नोसिस कर लेते हैं। उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटो डायग्नोसिस करके ठीक कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको उसको ठीक करने के लिए पावर को शट डाउन करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को क्लोज करके ऑफ करके आप उसको मेंटेन करने जाओ। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ होता है सीपीएस सिस्टम का, जैसे यहाँ पे कुछ यूज मेंशन किए गए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपके, मेडिकल फील्ड हो गया, मिलिट्री फील्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर प्लांट हो गया, हर जगह पे इसका यूज़ होता है सीपीएस सिस्टम का। और चूँकि हर चीज़ एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से कोरिलेटेड होती है, तो वंस यू यूज़ द सीपीएस सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स मीन कि आप हर फील्ड में उसका यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ क्या चाहिए, आपको कंपोनेंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम कैसे बनाए जाएंगे, थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जब से हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, जब से हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 की, जब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तब से हम कंप्यूटराइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक ही सिस्टम पे कई सारी चीज़ों को बनाना, ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाना किसी एक ही सिस्टम पे, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को हमने इंक्रीज़ कर लिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने इंक्रीज़ कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्लाउड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने इंटरनेट एंड थिंग्स में डिस्कस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट की जा रही हैं आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, इसी के बेस्ड सीपीएस सिस्टम हमारा काम करता है। आपके सीपीएस सिस्टम के लिए भी हमको इंटरनेट एंड थिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। और आज के मार्केट की हमारी डिमांड भी है। हमारी डिमांड ऐसी है कि अगर इन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या जो कंपनी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, उस कंपनी का शट डाउन होना तय है, या फिर वो मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट में जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है उससे पीछे हो जाएगी। आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग पे अक्सर लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेक इन चाइना। ऐसा क्यों? इंडिया में भी चीज़ें बनती हैं, इंडिया में भी मोबाइल बनती है, बट मोबाइल आपको दिखेगी कहाँ पे, जो मैन्युफैक्चर्ड है चाइना में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एफिशिएंट है, वो ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं, उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी चीज़ें होने की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो कम है। कॉस्ट कम होगा तो जो कंज्यूमर होगा उसको फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली कंज्यूमर वही चीज़ परचेज करेगा जिसमें उसकी बेनिफिट्स होगी। तो यहाँ पे कंपटीशन की मार्केट है, अगर वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। बाकी सारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में इतनी आगे जा नहीं पा रही हैं क्योंकि अभी वो डेवलपिंग फेज़ में हैं, और चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड फेज है। भले वो डेवलपिंग कंट्री है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। चलिए अब सीपीएस मॉडल की हम बात करते हैं।
तो CPS मॉडल बेसिकली हम कहें तो क्या क्या चीज़ें कंप्यूट करता है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क। ये सारी चीज़ें मिला के हम CPS मॉडल को कंप्राइज करते हैं, बनाते हैं। चलिए CPS सिस्टम बन गया, आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये लग गया, इंस्टॉल हो गया। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारे CPS सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में मॉडलिंग होती है। तो ये एक जनरल स्टेप्स हैं, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेंस में बात कर रहे हैं तो उसी के सेंस में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, आपको करना क्या है, कहाँ पे CPS सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्यों करना है, आप क्या बनाने वाले हो, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेने हैं। दूसरा है फिजिकल सिस्टम, जैसे आपके जो ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है उसका इनसाइट्स आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है रियल टाइम में आपके फिजिकल प्रोसेसेस का, उसका आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी फिजिकल प्रोसेस हैं, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन उसका क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। अदरवाइज आप उसको कंप्यूट नहीं कर पाओगे, मतलब मॉडलिंग ही तैयार नहीं होगी। आपको पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, क्या कंस्ट्रेन आने वाले हैं जहाँ पे हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और ये कंस्ट्रेन वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वेरी करते रहते हैं, कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत सारे और वेरिएबल्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करते हैं। तो उसके इनसाइट्स आपको पता होना चाहिए अगर आप मॉडलिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो। फिर आता है कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को कैटेगराइज करो कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या कंस्ट्रेन है। जैसे कि हम कहें कॉन्फ़िगरेशन का स्पेस क्या है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेन क्या है आपके वहाँ पे, इनपुट आउटपुट पे कंस्ट्रेन क्या है, पॉइंट्स कौन है, सैचुरेशन पॉइंट्स कौन क्या है कि जिस पॉइंट्स तक आप वर्क कर सकते हो उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है और किस तरीके से ये हमारे फिजिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, इनका कैलकुलेशन करके आपको रखना है। मतलब आपको आपका जो प्रॉब्लम है ना उसको कैटेगराइज कर लेना है। जैसे हमने पहले में प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, प्रॉब्लम इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी है आपका। ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करिए, फिर उसके इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना है, किस स्टेज में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पे कैटेगराइजेशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेज वेयर यू फील द डिफ़िकल्टीज़, किस में आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो फाइंड आउट आपको करना है। नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटिंग मॉडल ढेर सारे होते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को रन करोगे। तो बहुत सारे कंप्यूटिंग प्रोसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। आप कौन से मैथमेटिकल मॉडल पे वर्क करोगे, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा मैथमेटिकल मॉडल रेलेवेंट है, कौन सा कंप्यूटिंग मेथड रेलेवेंट है, उस हिसाब से आपको अपना कंप्यूटिंग मेथड चूज़ करना होता है। हम यहाँ पे स्टेप्स की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग में क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप पहले करने हैं उसके बाद क्या करने हैं। स्टेप्स का जो सीक्वेंस है वो आप वेरी कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने चाहिए। अगर मॉडलिंग ऑफ CPS सिस्टम आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं वहाँ पे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डवेयर। अब भाई आपको हार्डवेयर कौन कौन से चाहिए, आपने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, कैसे कंप्यूट करना है, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर लिया आपने कहाँ पे है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हार्डवेयर। और हार्डवेयर जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है कि जो इनपुट है आउटपुट है उसकी बैंडविड्थ क्या है, कितनी उसकी सेंसिटिविटी है, कि जो सॉफ्टवेयर जो आप हार्डवेयर यूज करने वाले हो कितना मिनिमम आउटपुट लेगा, मैक्सिमम आउटपुट क्या लेगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, अगर आपका हार्डवेयर सेंसिटिव नहीं है तो एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी आपकी। कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए नहीं बट आपका सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा इनपुट में चेंज हुआ आउटपुट में चेंज कर दिया, इसके वजह से भी प्रॉब्लम होगी। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनपुट आउटपुट पे क्या बैंडविड्थ वो चेंज करना है, डिले ऑफ आउटपुट क्या है, उसका पावर कंजप्शन क्या है, उसके रिजोल्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके मैकेनिकल पैरामीटर क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ें। और डेफिनेटली उसके साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी फाइंड आउट करना है। ये सारे पैरामीटर होते हैं जब आप हार्डवेयर अपना सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये सारे पैरामीटर वहाँ पे बैलेंस चेक एंड बैलेंस करना होता है, चेक करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना होता है। क्योंकि अल्टीमेटली सिमुलेशन एक तरह से हम कहें तो इन सेंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी है।
सिमुलेशन करने का मतलब या मॉडलिंग करने का मतलब ही क्या होता है कि हम अपने सारी चीज़ों को प्रोसेस से लेके प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ फिर लगा दो मशीनों के काम पे, लगा दो लोगों को काम पे, कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं उस तरीके से, तो ठीक है। बट सिमुलेशन करने का मतलब यही है कि हम एक तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज़ हो, ऑप्टिमम मैन पावर का यूज़ हो, ऑप्टिमम मशीन का यूज़ हो, ऑप्टिमम प्रोडक्ट बने और प्रॉफिट आपका ऑप्टिमाइज़ इन द सेंस कि प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमाइज हो। चलिए, अल्टीमेटली सब कुछ हो गया, अब आपको करना है सिमुलेशन। आपने सब कुछ डिफाइन कर लिया, फिर आपको सिमुलेशन परफॉर्म करने हैं सॉफ्टवेयर पे। बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्शन पे जाने से पहले आप चीज़ों को सिमुलेट करके देख लें कि जो चीज़ आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल एग्जांपल के लिए आप लोगों ने सीएनसी पे देखा होगा कि हम पहले अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं भाई, सिमुलेट करके कि ये चल रहा है जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है, हमारा टूल पाथ वैसे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम वर्क पीस लगा देंगे, डिज़ाइन बनाया कि हम चलो बनाएंगे एलिफेंट और बना दिया वहाँ पे गोट, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। इसके लिए आप पहले सिमुलेट कर लोगे, ठीक है। सिमुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप रीडिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो डिज़ाइन वाला नेक्स्ट स्टेप आता है, सिमुलेट कर लिया आपने, उसके बाद आपको डिज़ाइन कर लेना है। अगर डिज़ाइन ठीक नहीं है तो फिर से सिमुलेट कर लेना है, फिर से आपको रीडिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सिमुलेशन एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्टवेयर सिंथेसिस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू एम्बेडेड द कंप्यूटर, तो इसका भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितना आप उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। ये सारी चीज़ें आपको करने हैं, सारे स्टेप्स को वेरीफाई करना है, जो हमारा स्टेप्स हैं उसको वैलिडेट करना है, टेस्ट करना है। अगेन ये सारे बहुत सारे सिस्टम, जैसे कि हम फीडबैक सिस्टम भी यहाँ पे यूज़ करते हैं टू वेरीफाई एंड वैलिडेट। मॉडर्न टाइम में हम हर सिस्टम में अपने फीडबैक सिस्टम लगाते हैं कि जो हमारा इनपुट है उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट जो आना चाहिए वही आ रहा है या फिर वहाँ पे चेंजेज आ रहे हैं। अगेन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, प्रोडक्ट होने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करके जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो बनना चाहिए था उससे वैलिडेट करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, दिस आर द लास्ट स्टेप्स कि हमारे प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मॉडलिंग की। तो मॉडलिंग भी कई सारे टाइप्स की होती है, यहाँ पे बेसिकली हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं मॉडलिंग के लिए। तो यहाँ पे पहला होता है डिस्क्रीट मॉडलिंग। डिस्क्रीट मॉडलिंग का बेसिक आप समझ लो, जैसे इसका नाम है डिस्क्रीट मतलब हम एक पूरे सिस्टम को मॉडल करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस को मॉडल करते हैं। मतलब डिस्क्रीट मॉडल होता है, अलग अलग मॉडलिंग करते हैं, जहाँ पे उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट मॉडलिंग। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज कर लीजिए आपको पेन बनाना है और आप इसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस की मॉडलिंग कर रहे हो, तो एक होता है कि आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हो कि एक जगह पे उसका एक कंपोनेंट बना, फिर उस दूसरे जगह पे दूसरा कंपोनेंट, तीसरे जगह पे असेंबली, चौथे जगह पे फिनिशिंग, इस तरीके से 1 लाइन में आपका प्रोडक्ट फिनिश हो गया। दूसरा होता है कि आप सारे कंपोनेंट अलग अलग बना रहे हो, सबके लिए आपने अलग अलग मॉडलिंग प्रिपेयर किया हुआ है। दोनों के अलग एडवांटेज होते हैं। जो इन लाइन या कंटिन्यूअस मॉडलिंग होता है उसमें थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन रेट कम मिल सकता है। डिस्क्रीट मॉडलिंग में आपको प्रोडक्शन रेट ज़्यादा मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम मिलेगी, और कंटिन्यूअस मॉडल में आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिलेगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो पूरा मॉडल एक साथ रुकेगा। जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट मॉडल है और ये कंटिन्यूअस मॉडल है, तो पूरा मॉडल एक साथ रुक जाएगा। कंटिन्यूअस मॉडल में कहीं पे एक चीज़ में प्रॉब्लम हुई, सपोज आप पेन तो बना लिए बट जो कैप उसके ऊपर जो कैपिंग करना था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो पूरी लाइन आपकी रुक जाएगी। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रीट में आपकी कैप कहीं और बन रही है, रिफिल कहीं और बन रही है, पेन कहीं और बन रहा है, सबके लिए आपने अलग अलग मॉडल तैयार कर रखे हैं, सब बन रहे हैं। कहीं पे एक पे प्रॉब्लम होगा तो वहीं पे प्रॉब्लम होगी, बाकी प्रोसेस चलते रहेंगे। तो सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो कंटिन्यूअस मॉडलिंग होती है, डिस्क्रीट मॉडलिंग होती है, दोनों आप बेसिक तो समझ गए होंगे। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखा है इसको आपको लिख देना है। बेसिकली कौन से मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपने पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस मॉडल के लिए कंटिन्यूअस फंक्शंस भी आपने पढ़े होंगे। ये बेसिकली टूल्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो डिस्क्रीट में अलग होते हैं, कंटिन्यूअस मॉडलिंग में अलग होते हैं। खैर आपको बेसिक बताना है कि डिस्क्रीट मॉडलिंग क्या है, कंटिन्यूअस मॉडलिंग क्या है। फिर आती है हाइब्रिड मॉडलिंग।
तो जो प्रॉब्लम्स है हमारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, हम जब सीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जनरली हम हाइब्रिड मॉडलिंग का यूज़ करते हैं अपने सीपीएस सिस्टम में, क्योंकि हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको सब कुछ अलग अलग ही करना है फिर इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन का मतलब ही क्या है। तो जहाँ पे हम सीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे हाइब्रिड मॉडलिंग यूज़ करते हैं, और जो ऊपर की हमारी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मॉडलिंग है उन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके सीपीएस सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी चीज़ें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएं, और जो कि प्रॉब्लम थी हमारे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में अलग अलग यूज़ करने से उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। अब यहाँ पे है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द सीपीएस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल क्या क्या होता है। डिजिटल इंटीग्रेशन हो जाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटल इंटीग्रेशन समझ रहे होगे आप, चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया, एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिया, जो भी डाटा ट्रांसफरिंग हो रहा है, डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है वो सारा डिजिटलाइज हो गया। पैरेलल प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं आदमी की तरह काम नहीं हो रहा कि भाई एक बार में एक ही काम करूँगा, एक साथ ढेर सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे। अपवर्ड डाउनवर्ड रेगुलेटरी प्रोसेस फ्लो, मतलब हर तरीके से प्रोसेस फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोसेस फ्लो हो रहा है। चीज़ें सिंक्रोनाइज हैं, कहीं पे असिमेट्रिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, सारे चीज़ों को एक कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है और चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं जो सीपीएस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल होता है। और टिपिकल जो सीपीएस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है आजकल मतलब हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। कोई सी इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई सा फील्ड ले लीजिए, वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसका रीज़न भी है, सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। पहले तो आपको ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, और चीज़ों को आप वन टाइम कंट्रोल कर पाते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आसान है, डाटा प्रोसेसिंग आसान है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके वजह से सीपीएस सिस्टम को हर फील्ड में एक्वायर किया जा रहा है। चलिए, तो दिस इज़ द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।